सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी और 2020 में पेपर आप सभी का किस तरीके से आ सकता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। इसके पहले आप सभी को हम बता दें कि आप सभी को जो सेकंड सेमेस्टर की जो टाइमिंग दी गई है, सुबह के 9 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 2 बजे और 3:15 बजे, और हिंदी की क्लास 5 बजे एंड इंग्लिश की क्लास 9 बजे, और एक मॉक टेस्ट होता है रात के 10 बजे। तो ये क्लास टाइमिंग होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, जो हिंदी होता है यह 25 नंबर का होता है, जिसमें से 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और फ्रेंड्स, ये 100% तय है कि अगर आप अपना जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, अच्छे ढंग से कर लेते हो तो 25 नंबर लाने, क्योंकि जो हिंदी है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। तो 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के देखेंगे, उसके बाद अति लघु, उसके बाद लघु उत्तरीय। जिस तरीके से पेपर पैटर्न रहता है सेम उसी के जैसे। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारा होश उड़ गए, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। तो आप एक बार खुद इसका उच्चारण करेंगे और आपको लगेगा कि इसमें कौन सा गलत है। फिलहाल मेरी होश उड़ गई, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। हमारा होश उड़ गए, ये भी गलत है। मैं होश उड़ गई, ये भी गलत है। मेरे होश उड़ गए, भाई मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, मेरे होश उड़ गए। तो इस तरीके से ये जो वाक्य है वो क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड जो प्रश्न है कि राम ने बाण से रावण को मारा। राम ने बाण को रावण से मारा। अभी इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने देखा था कि हर्ष चरित्र किसने लिखा है? बाण भट्ट। हर्ष नाम का एक लड़का था जो कि वो राम के चरित्र से इतना प्रभावित था, उनके बाण चलाने के तरीके से, कि उस पर एक अपना लेख लिख दिया हर्ष चरित्र के नाम से। तो इस तरीके से हमने रिलेट करके देखा था। तो राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी तीसरा विभक्ति होता है। ये भी पूछ सकता है करण जो है वो कौन सा विभक्ति है? तीसरा विभक्ति है। तो यहाँ पर राम ने बाण से रावण को मारा, तो यहाँ पे बाण से पूछा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? तो करण कारक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। तीसरा जो प्रश्न है कि कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, जैसे कि कौन सा युग्म असंगत है? मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, पेड़ से फल गिरा। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है, आजकल वह घर पर ही है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 2 से होता है, एक तो अलग होने के लिए, एक हम वैसे ही से लगा देते हैं। मतलब कि अब पेड़ से फल गिर गया, उसको हम दोबारा नहीं जोड़ सकते, बट यहाँ पे करण दिया है, क्या है? गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? मेल नहीं खा रहा है, असंगत है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि ये असंगत है। फोर्थ प्रश्न है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे क्या संबंध बता रहा है, यानी जिसकी भैंस है उसी की लाठी है, तो यानी यह संबंध बता रहा है ना। तो जिसकी और उसकी क्या है, ये एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला 5th प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, क्या, कहाँ, यह। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये प्रश्नवाचक है, कोई संदेहवाचक, ये भी जो है प्रश्नवाचक, लेकिन जो यह है यह मेरा है, क्या है, निश्चयवाचक, यानी निश्चय है, ठीक है, यह किताब है, तो यह निश्चित है कि यह किताब ही है, न कि आप किताब को बदलकर अगर आप कहेंगे कि बाद में आएंगे नहीं, कहेंगे नहीं ये किताब नहीं है कॉपी है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने बोला यह किताब है तो वो किताब ही है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो निश्चित है, ठीक है। जैसे कि मृत्यु निश्चित है, हम उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। भले ही लोग मृत्यु से डरते हैं लेकिन मृत्यु निश्चित है, सबको एक दिन जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, ठीक है। तो ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि पूरा खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अति लघु। और फ्रेंड्स आप सभी को ये भी हम बता दें, जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो 1-1 नंबर का होता है, यानी 5 नंबर हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अति लघु। अति लघु में पहला जो प्रश्न है कि द्रुत पाठ का क्या अर्थ होता है। द्रुत पाठ का जो अर्थ होता है शीघ्रता से पढ़ना। प्रश्न नंबर 2 है कि विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। विशेषण की क्या परिभाषा है, इसके भेद कौन है। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। तो विशेषण की परिभाषा जो हो जाती है, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला, जैसे कि राम बहुत सुंदर है या राम सुंदर है, ठीक है, राम यहाँ पे सुंदर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राम यहाँ पे ये संज्ञा है, ये क्या है, किसकी सुंदरता के बारे में बता रहा है, तो राम की सुंदरता के बारे में। यानी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। तीसरा प्रश्न है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे डीएलएड साथियों आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, संस्कृत में वचन होते 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था कि वचन का सही अर्थ क्या होता है, तो वो होता है संख्या, क्योंकि हमें वचन से संख्या का बोध होता है, कितने वचन कितने पुरुष, ठीक है। एक वचन एक व्यक्ति है तो एक वचन, 2 व्यक्ति है तो द्विवचन, बहुवचन बहुत सारे व्यक्ति है तो बहुवचन। लेकिन हिंदी में क्या होता है, एक व्यक्ति है तो एक वचन, लेकिन 2 या 2 से अधिक होता है तो फिर उसको हम बहुवचन की श्रेणी में ही रखते हैं। 4th प्रश्न है कि लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, इसे हम पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग भी कहते हैं। 5th प्रश्न है कि सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ हमने कागज पे लिख लिया और उसको हम जब बोलते हैं तो वो क्या होता है, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे यानी बोले। जैसे कथावाचक का वाचन, यानी जो कथा सुनाता है। बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन
अथवा पद्यांश का पाठ करना। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े। तो आप सिंपल कह सकते हो व्यक्तिगत रूप से पढ़ना और सामूहिक रूप से पढ़ना। तो सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जाता है, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। सिंपल। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होता है और वाक्य द्वारा जो भी एक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करता है, यानी वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। तो ये आपका पहला कितना था, तो बहुविकल्पीय में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया और जो अति लघु है वो 6 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे जो अति लघु होता है वो भी 1 नंबर का होता है और जो बहुविकल्पीय होता है वो भी 1 नंबर का होता है। तो 5 और 6 कितना हुआ, यहाँ पर 11 हो गया। ठीक है। और अगर हम बात करें लघु उत्तरीय की, तो लघु उत्तरीय जो होता है वो 14, तो 14 में 11 को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2, तो इस तरीके से पूरा 25 हो जाता है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम लोग डिस्कस कर ले जल्दी से। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है और इसमें से 100% जरूर प्रश्न आएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है। लघु उत्तरीय प्रश्न है कि भूतकाल के प्रमुख भेद बताइए। भूतकाल के कौन कौन से भेद हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो काल होता है वो 3 होता है। एक तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, दूसरा भूतकाल यानी जो हमारा पास्ट यानी जो बीत गया। ठीक है, जैसे कि आपने पास्ट में खाना खाया होगा वो तो बीत गया, अभी जस्ट भविष्य यानी आने वाला। तो ये 3 काल होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पास्ट है इसके कितने टाइप्स हैं, यानी भूतकाल के प्रमुख भेद हैं कौन कौन से हैं। तो अतीत में की गई क्रियाएं भूतकाल बन जाती हैं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह गई, मीता सो गई, चिड़िया उड़ गई, तो इसको हम भूतकाल की श्रेणी में रखते हैं। भूतकाल के भेद निम्नलिखित भेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भूतकाल का बोध अर्थात साधारण रूप से बीते समय का पता चले उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गई, राजा ने रोटी खाई, विद्यालय का उद्घाटन हुआ, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। यानी क्रिया के जिस रूप में सामान्य रूप से भूतकाल का बोध हो गया हो अर्थात साधारण रूप से बीते समय का पता चले। ठीक है, सिंपल यानी साधारण आप कह सकते हो। जो डेली अभी हमने खाना खाया तो ये क्या है, सामान्य भूतकाल यानी साधारण रूप से बीते समय का पता चले उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गई, राजा ने रोटी खाई, विद्यालय का उद्घाटन हुआ, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए सेकंड जो है वो है अपूर्ण भूतकाल, यानी क्रिया भूतकाल में शुरू हो चुकी और अभी पूरी नहीं हुई है, यानी शुरू तो हो चुकी है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई हो और बराबर चल रही हो, कंटिन्यू चल रही है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे एकता पढ़ रही है, ठीक है, एकता पढ़ रही है, मोहन जा रहा है, शोभा गीत गा रही है, यानी वो पहले से ही गा रही है लेकिन अगर हम बात करें इस टाइम तो अभी भी गा रही है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ लेकिन अभी भी पढ़ा रही हूँ, यानी पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी कुछ देर के बाद समाप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, यानी अभी ये पास्ट में नहीं हुआ है लेकिन इसको हम किस में रखेंगे, अपूर्ण भूतकाल। थर्ड जो है वो है पूर्ण भूतकाल, यानी जिस क्रिया से किसी कार्य के भूतकाल में ही पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे रौनक पुरस्कार पा चुकी थी, उसने फल खाए थे, मोहित भोजन कर चुका था। तो ये जो है कर चुका था, कर चुकी थी, ये सभी क्या है, पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, उसने खाया, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वो खा चुकी थी, वो जा चुका था, ये सभी पूर्ण भूतकाल है, लेकिन वो गई, तो ये सभी क्या होता है, यह सामान्य भूतकाल होता है। अगला देखिए, आसन्न या तत्कालिक भूतकाल। आसन्न या तत्कालिक भूतकाल क्या होता है, तो जब क्रिया शीघ्र ही पूर्ण हुई
तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रीति अभी गई थी, सोनिया गई थी, यानी अभी अभी, जस्ट अभी ऐसा हुआ। जैसे अभी आप गए थे, अभी अभी आप गए थे, इस तरीके से भी हो सकता है। मैं अभी जा रही हूँ, तो ये सभी जो होगा, ये सभी क्या होगा, ये आसन्न या तत्कालिक, यानी तभी एकदम उसी टाइम यो आप कह सकते हो वो काम हुआ है, तो उसे हम कह सकते हैं आसन्न या तत्कालिक भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप में संदेह बना हो कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह प्रयागराज चली गई होगी, प्रकाश लखनऊ पहुंच गया होगा, यानी संदेह, यानी हो सकता है कि वो पहुंच भी गए होंगे, यानी जब पहुंच गए तो भूतकाल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। उसी प्रकार से हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है, तो जिस क्रिया से यह मालूम हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे वह परिश्रम से पढ़ती थी लेकिन वह पढ़ती थी तो फेल ना होती, यानी आप कह सकते हो अगर वो परिश्रम से पढ़ती तो फेल ना होती, इस तरीके से होता। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक प्रिंट कर दिया है, पढ़ती तो, पढ़ती थी यानी परिश्रम से पढ़ती थी, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो सेंटेंस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि वह परिश्रम से पढ़ती तो फेल ना होती, यदि वे जागते रहते तो चोरी ना होती। यानी आप कह सकते हो कि अगर वो जाग गए होते, यानी पास्ट में जागे होते लेकिन वो नहीं जागे, ठीक है, तो चोरी नहीं हुआ होता। यानी वो भूतकाल में जाते जाते भूतकाल में पास्ट में नहीं हो पाती है वो वर्क, तो इसलिए उसको हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के भेद आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। सामान्य भूतकाल यानी जो कि सामान्य रूप से बीता हुआ है, जैसे वो गया, वह आप कह सकते हो वह गाया, तो ये सामान्य भूतकाल होता है। और पूर्ण भूतकाल यानी अभी चल रहा है, बहुत देर से कर रहा है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने देखा पूर्ण भूतकाल यानी हो चुकी थी, गए, जा चुके थे, ये सभी क्या होते हैं, पूर्ण भूतकाल। आसन्न या तत्कालिक यानी जस्ट अभी अभी गए, तो ये सभी क्या होते हैं, तत्कालिक या आसन्न भूतकाल होते हैं। उसी प्रकार संदिग्ध भूतकाल यानी उसमें संदेह बना हो। हेतु यानी अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो ऐसा काम न हुआ होता, तो ये सभी क्या है, भूतकाल के भेद हैं। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है कि भविष्य काल के भेद कौन कौन से हैं, तो भविष्य काल के भेद भी क्या है, निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहले है सामान्य भविष्य काल, यानी जिस क्रिया से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे रीना स्कूल जाएगी, वे किताब पढ़ेंगे, मोहन आज जाएगा, यानी ये क्या होगा, सामान्य भविष्य काल होगा। उसी प्रकार से संभाव्य भविष्य काल यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे संभव है कि वह कल आए, शायद वह कल चली भी जाए, तो ये क्या है, यानी संभाव्य यानी संभावित है। ठीक है, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि जो एग्जाम डेट शीट है वो एक हफ्ते में, आपको शायद ये भी इन्फॉर्मेशन होगा, एक हफ्ते में संभावित है कि डेट शीट आ जाए। ठीक, तो ये क्या है, संभाव्य भविष्यकाल की श्रेणी में इसको रखा जाता है। तीसरा जो प्रश्न है कि वाचन का महत्व क्या है, बताइए। वाचन का महत्व यानी वाचन के महत्व के प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित है। वाचन के द्वारा व्यक्ति उन सभी के लिखित विचारों को ग्रहण कर सकता है जो अब संसार में नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, जब कोई सुसाइड करता है तो पत्र लिख के चला जाता है, तो हम उसके अभिव्यक्ति को, जब वो चला जाता है, इस जीवन में नहीं भी होता है, तब हम उसके अभिव्यक्ति को पढ़ लेते हैं। तो ये भी वाचन के महत्व है। मौन वाचन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अथवा विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप लाभान्वित हो सकता है। वाचन के द्वारा उन व्यक्तियों को भी किसी लिखी हुई बात से अवगत कराया जा सकता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते अथवा अशिक्षित हैं। ठीक है, अवकाश के क्षणों का उपयोग दूसरों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। वाचन एकाकी और सामूहिक दोनों ही प्रकार से संभव है। ठीक है, तो ये सभी वाचन के महत्व हैं। फोर्थ प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए।
भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। तो भाषा शिक्षण में मौन वाचन हो या कोई अन्य शिक्षण क्रिया, उसकी आवश्यकता और महत्व एक ही है। इस दृष्टि से मौन वाचन के महत्व निम्नलिखित हैं। मौन वाचन का लाभ सभी व्यक्ति ले सकते हैं। व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बिना बाधा पहुंचाए मौन वाचन कर सकते हैं। मौन वाचन को कोई भी बालक, छात्र या व्यक्ति अपनी इच्छा, गति और आवश्यकता के अनुसार कहीं भी कभी भी कर सकता है। अर्थात मौन वाचन कक्षा में ही नहीं, यात्रा तथा सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कभी भी किया जा सकता है। मौन वाचन स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से भी किया जा सकता है, अपने गति के अनुसार किया जा सकता है। अवकाश के क्षणों का उपयोग करके उस समय का अत्यंत लाभ उठाया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। इसके द्वारा वाचन, चिंतन आदि भी संभव है, जो बालक के बौद्धिक विकास में सहायक है। उच्च स्तर पर इसकी आवश्यकता एवं महत्व दोनों ही अधिक है। अर्थात आप कह सकते हो प्राथमिक से माध्यमिक तथा उच्च स्तर के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसमें बालक की क्षमताओं एवं योग्यताओं का पूरा उपयोग किया जा सकता है। फिफ्थ प्रश्न है कि मौन वाचन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो सिंपल आप याद कर सकते हो, छात्रों को अधिक से अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करना, छात्रों द्वारा किसी बात को स्वयं समझने के लिए प्रेरित करना, उनकी चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयत्न करना। 6 प्रश्न है कि वाक्य रचना की क्या विशेषताएं हैं, बताइए। प्राथमिक कक्षाओं में वाक्य रचना का विशेष महत्व है। छात्र जब तक शुद्ध वाक्य बनाना नहीं जानते तब तक बड़े निबंध नहीं लिख सकेंगे। हिंदी वाक्य रचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं जिनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। वाक्य रचना की विशेषताएं निम्नलिखित है। शब्दों का क्रम, स्पष्टता, आकांक्षा, वाक्य की सामर्थ्य, मधुरता, वाक्य ठीक से रचे जाएं, अनुच्छेद की सफलता वाक्य पर निर्भर। लास्ट आज का प्रश्न है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग यानी जब कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। अ क्या है उपसर्ग है, अति क्या है उपसर्ग है, गल क्या है उपसर्ग है, ना क्या है उपसर्ग है, पू क्या है उपसर्ग है। जैसे कि अ में अगर मर को जोड़ देते हो तो अमर, अति को क्रमण में जोड़ देते हो अतिक्रमण, गल को गुच्छा में जोड़ देते हो तो गल गुच्छा, ना को खून में जोड़ देते हो नाखून। ठीक है, पू को तली में जोड़ देते हो तो पुतली। तो इस तरीके से हम इस मूल शब्द हैं, लेकिन उसमें हम अगर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो कुछ नए शब्द का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हिंदी का ये पूरा अब आप देख सकते हो कि हमने आई थिंक 22 से 23 मिनट लगा, और इतने समय में हमको ये अभी आंसर लिखा हुआ है। लेकिन यही है, थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक अपना टाइम लिमिट बनाओ, क्योंकि 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस करो। ये जैसे कि मैंने पेपर आप सभी को अपलोड कर दिया, अब आपको एक कॉपी और पेन लेना है और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है और उसका आंसर लिखना है। अगर ये आप प्रक्रिया करते हो तो एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।